Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of November 2021. 23 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। पसंद आएगा वैसे तो आप लाइक कर सकते हैं, पहले भी इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। एंड इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स सीरीज़ है जिसमें हम करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स मेंस, इसके अलावा ऐसे राइटिंग की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, उसमें ऐसे राइटिंग के रिगार्डिंग एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स भी कंडक्ट होंगे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट सीरीज़। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मूव करते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल है ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? ऑप्शंस है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सेकंड इज ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटी करप्शन अथॉरिटीज एंड फोर्थ इज एंटी करप्शन फाउंडेशन। तो आपको बताना है कि ये ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 किसने रिलीज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्टिकल 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 245 किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सेकंड है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तीसरा है ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड चौथा है पार्लियामेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द और द स्टेट लिस्ट। तो ये आपको बताना है कि आर्टिकल 245 दोनों ही चीजें, ऊपर के दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो इफ यू वांट टू आंसर प्लीज डू आंसर, मतलब यू शुड आंसर। वैसे तो आई होप यू पीपल विल आंसर इट करेक्टली। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिसेंटली डीआरआई कंडक्टेड ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। तो ये 3 सवाल थे आज के। पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और जब मैं आंसर बता दूंगा तो आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू मस्ट डू। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ना, ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो पहला सवाल जो मैंने पूछा था उसका आंसर है ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा सवाल मैंने पूछा था आर्टिकल 245। तो कल याद होगा अगर आपको, मैंने आपको रिपील ऑफ द लॉस के बारे में बताया था। तो लॉ को लाने की पावर और लॉ को रिपील करने की पावर दोनों ही जो लेजिस्लेचर को मिलती है वो आर्टिकल 245 से मिलती है, पार्लियामेंट को मिलती है, ये आर्टिकल 245 से। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया और कैन रिपील अ लॉ, दोनों ही, ठीक है ना। तीसरा सवाल मैंने पूछा कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करता, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत काम करता है, सीबीआईसी के अंतर्गत काम करता है। और ऑपरेशन मोल्टन मेटल तो मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ था। ऑपरेशन मोल्टन मेटल क्वेश्चन में पूछा था मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी गोल्ड सीज किया है डीआरआई ने, डिपार्टमेंट रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में बता देता हूँ। एक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये, इंडिया की एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, याद रखिएगा, इंडिया की एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑपरेटिंग एजेंसी है ये। अगर एंटी स्मगलिंग की बात आएगी तो डीआरआई का ही नाम आएगा। 1957 यानी कि 1957 में ये बनी थी। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट एजेंसी है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की पेरेंट एजेंसी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो उसी का नाम है क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वही इसकी पेरेंट एजेंसी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इन क्वेश्चंस के साथ। आगे मूव करते हैं, आपको मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द इश्यूज with the data protection bill, what are the issues with the draft data protection bill and how these issues can be solved। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, what are the issues with the data protection bill and how these issues can be solved। तो this is the main question of the day। कल का आंसर भी काफ़ी लोगों ने लिखा, जिसमें रजत दलाल, आई थिंक रजत दलाल का आंसर बहुत अच्छा था। कौशल बर्णवाल का भी आंसर अच्छा था, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ही पॉइंट दिए थे उन्होंने, लेकिन दे वर गुड पॉइंट्स।
देन आई थिंक उसके अलावा रूबी ने आंसर लिखा था एक। तो सम ऑफ द पीपल आर यूजिंग, संकेत ने आंसर लिखा था, कई लोग इसका आंसर लिख रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करिए जो लोग नहीं लिख रहे हैं अभी। तो कई कई नए नाम मुझे देखने को मिलते हैं एवरीडे, यू पीपल शुड ऑल्सो ट्राई। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। आज की जो पहली न्यूज है वह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैज अनाउंस्ड दैट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स विल सेट अप अ हैंडलूम विलेज एट मोइरांग मणिपुर। तो मोइरांग एक जगह है मणिपुर में, याद रखिएगा, मोइरांग नाम की एक जगह है, कहाँ पे, मणिपुर में जगह है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने डिसाइड किया है कि वो क्या सेटअप करेंगे, वो एक हैंडलूम विलेज सेटअप करेंगे, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अनाउंस किया है कि दे विल बी सेटिंग अप अ हैंडलूम विलेज एट मोइरांग इन मणिपुर। मोइरांग मणिपुर में सेटअप किया जाएगा। अब मोइरांग का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हिस्टोरिकली मोइरांग में हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मोइरांग जो है मणिपुर में लोकेटेड है, ये पता होना चाहिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिकली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि ये हेडक्वार्टर था आईएनए का, लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मोइरांग मणिपुर में जो था ये आईएनए का हेडक्वार्टर भी था, एंड सुभाष चंद्र बोस ने इसको हेडक्वार्टर भी बनाया था। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि 1944 अप्रैल 1944 में कर्नल शौकत अली मलिक ने ही हॉस्टेड अ फ्लैग ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन मोइरांग। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फ्लैग इन्होंने रेस किया था मोइरांग में। और आईएनए का जो फ्लैग था उसमें येलो वाइट एंड ग्रीन कलर था, येलो वाइट एंड ग्रीन था। द इमेज ऑफ द स्प्रिंगिंग टाइगर वाज इन द मिडिल ऑफ द फ्लैग। तो इसमें बीच में स्प्रिंगिंग टाइगर की फोटो भी थी, है ना। दैट इज द फ्लैग ऑफ द आईएनए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके अलावा एक म्यूजियम जो है जिसको जो डेडिकेटेड है टू द सोल्जर्स एंड वाज इनॉग्रेटेड एट मोइरांग बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इन 1969। तो 1969 में जो उसमें तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनके द्वारा एक म्यूजियम भी डेडिकेट किया गया था टू द सोल्जर्स एट मोइरांग, है ना। ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो मोइरांग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हिस्टोरिकली भी, ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है 6th एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज शक्ति जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके किसके बीच की, इंडिया और फ्रांस के बीच की। तो एक्सरसाइज शक्ति के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है ये। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस हैं इंडिया और फ्रांस के बीच की, वो हैं जैसे कि एक्सरसाइज गरुड़ा है। एक्सरसाइज गरुड़ है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच एयरफोर्स। इसके अलावा एक्सरसाइज वरुणा है, वरुणा भी इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। एंड डेजर्ट नाइट 21 जो है वो भी इंडिया और फ्रांस के बीच की है। तो ये आप कुछ एक्सरसाइजेस याद रख सकते हैं इंडिया फ्रांस की। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आप इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे हम एडिटोरियल पार्ट में आएंगे। तो आज हम जो एडिटोरियल एक ही डिस्कस करेंगे, एक एडिटोरियल का बस थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। अगस्त 1919 अगस्त में एक ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई थी, याद रखेगा। इसको अपने नोट्स में बस ऐसे फैक्चुअल के रूप में याद रख लीजिएगा। अगस्त 1919 यानी अगस्त 1919 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई थी, विच रिकॉग्नाइज्ड अफगानिस्तान एज अ फुल्ली सॉवरेन स्टेट एंड द आमिर, जो उस समय आमिर थे वहां पे, इन टर्न रिकॉग्नाइज द डूरन लाइन एंड एग्रीड टू फोरगो द ब्रिटिश सब्सिडी। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कब हुई थी, 1919 में हुई थी, विच रिकॉग्नाइज्ड अफगानिस्तान एज अ फुल्ली सॉवरेन स्टेट एंड आमिर रिकॉग्नाइज द डूरन लाइन एट दैट टाइम, ठीक है। इन जुलाई 1931 द किंग नादिर शाह announced a policy of neutrality, and in 1949 July 1949 the Afghan National Assembly passed a resolution repudiating all previous treaties and agreements, ठीक है ना, with the British before the birth of the Pakistan and rejected the Durand line as the international frontier। तो 1949 में फिर अफगान नेशनल असेंबली ने एक और रेजोल्यूशन पास किया which repudiated all the previous treaties and agreements with the British before the birth of Pakistan and rejected the Durand line as the international frontier। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि 1949 में फिर उन्होंने एक और पास किया जिसमें उन्होंने पूरे प्रीवियस एग्रीमेंट जो ब्रिटिश के साथ हुए थे बिफोर मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान, उन सबको
रिपुडिएट कर दिया, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी 1919, थोड़ा सा ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। तो आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर। अब ये जो बात चल रही है वो चल रही है कि फर्टिलाइजर पॉलिसी जो है इंडिया की वो सही नहीं है। दिक्कत ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और हमको बहुत सारे इश्यूज़ है जिन पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑथर ने कहा है कि कई लोग सोल्यूशंस देते हैं, जैसे कि एक सोल्यूशन है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ मूव किया जाए, बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ मूव किया जाए, और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी ज़्यादा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी ज़्यादा है और क्यों हम इतना ज़्यादा दे रहे हैं। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग डबल हो चुकी है पिछले 3 सालों में ही। 3 सालों के अंतर्गत ही फर्टिलाइजर सब्सिडी डबल हो चुकी है। अगर आप देखें तो यूनियन बजट ने लगभग 79,530 करोड़ रुपीस दिए हैं जस्ट फॉर द फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि और ज़्यादा हायर लेवल में जाने की संभावना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्राइजेज हैं फर्टिलाइजर्स के वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस यूरिया के या दूसरे फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी फर्टिलाइजर्स के लिए डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज में, इंपोर्ट डिपेंडेंट है अभी भी इंडिया, ठीक है ना। तो हमको अपनी डिमांड पूरी करने के लिए अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है एंड दैट इज द रीजन वाई क्यों इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। अब आप देखो ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में जो पूरा फर्टिलाइजर का वो है पूरा शिफ्टेड है टुवर्ड्स द एनपीके, है ना। एनपीके फास्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन इनकी तरफ है। एनपीके का रेशियो बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसमैच हो चुका है। ऑथर ने कहा कि जैसे जैसे यूरिया जो है जो कि ज़्यादातर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होता है उसकी प्राइसेस बहुत कम है इंडिया में, इसलिए जितना भी शिफ्ट हुआ है वो यूरिया की तरफ हुआ। यूरिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा, इसीलिए जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड चल रहा है। ऑथर ने कहा कि फिर इस पैटर्न को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 2010 में ले आई, जो कि इम्बैलेंस को दूर करना चाहती थी। और इसमें क्या क्या होता है, पूरा का पूरा जो था वो यूरिया की तरफ शिफ्टेड था, इसलिए नॉन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यानी कि पोटेशियम और फास्फोरस इनकी तरफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लाई गई एंड इससे यूरिया को बाहर रखा गया ताकि लोग जो है वो इसके थ्रू पोटेशियम और फास्फोरस का भी यूज़ करें और जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखें, ठीक है ना। जो टोटल डिमांड है यूरिया की कंट्री में वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 34 to 35 मिलियन टन्स है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 25 मिलियन टन्स का ही है। तो अगर आप देखो तो लगभग 10 मिलियन टन्स का अभी भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा डाई अमोनियम फॉस्फेट की अगर हम बात करें, जिसको डीएपी बोलते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो यूज़ है, खपत है, वो 12 मिलियन टन्स है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 5 मिलियन टन्स का, यानी कि 7 मिलियन टन हमको उसमें भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो 9 से 10 मिलियन टन हमको यूरिया, 7 मिलियन टन के रिगार्डिंग डाई अमोनियम फॉस्फेट हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। सेम गोज विद द म्यूरिएट ऑफ पोटैश, जो कि 3 मिलियन टन के लगभग यूज़ होता है, वो पूरी तरीके से इंपोर्ट होता है। इसके अलावा जो कंजम्पशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी कि एनपीके फर्टिलाइजर है वो लगभग 12 से 13 मिलियन टन्स का है, विच इज लार्जली प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड सो द इंपोर्ट रिक्वायरमेंट इज ओनली 1 मिलियन टन। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है इसका जो है वो 1 मिलियन टन तक इंपोर्ट होता है। तो ऑथर ने कहा है कि जो इंटरनेशनल प्राइजेस है रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ द कार्टेल्स एंड ऑल, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फ्यूल प्राइजेस है वो एक ओपेक और ऐसे कार्टेल्स ही मैनेज कर रहे हैं। तो यूरिया प्राइजेस देख लो कितना बढ़े हैं, $900 पर मीट्रिक टन नवंबर 2021 में इनकी प्राइस है, जबकि सितंबर 2020 में इनकी प्राइस केवल $270 थी। तो आप देख सकते हैं कि $270 एक साल में $900 बढ़ गया। मतलब कि जो चीज़ पहले मतलब अगर पर मीट्रिक टन अगर हम बात करें $270 का था पर मीट्रिक टन, वही चीज़ पर मीट्रिक टन अब $900 की हो चुकी है ना। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्राइजेस बढ़े हैं, है ना। तो दिस इज अ थिंग। इसके अलावा द इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ डीएपी हैव राइज फ्रॉम नियरली $360 पर मीट्रिक टन इन सितंबर टू $825 पर मीट्रिक टन इन नवंबर। तो इतना ज़्यादा मतलब 3 गुना प्राइजेस बढ़ेगा, 3 टाइम्स प्राइजेस हैव इंक्रीज। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे फार्मर्स यूज़ करते जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती जा रही है। ये सारी चीज़ जितनी प्राइस राइज हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो फार्मर से ज़्यादा प्राइस थोड़ी ली जा रही है, फार्मर्स को तो सब्सिडी दी जा रही है।
अगर करेंटली देखा जाए तो फार्मर्स केवल 268 रुपए पर बैग ऑफ यूरिया के लिए पे करते हैं और गवर्नमेंट उसी एक बैग के लिए 930 रुपए देती है। मतलब कि फार्मर जहां पे 268 रुपए दे रहा है एक बैग यूरिया के लिए, वहीं पे गवर्नमेंट 930 रुपए दे रही है उसी यूरिया बैग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 78% 80% जो कॉस्ट है वो कौन बियर कर रहा है, वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। एंड ये आगे और ज़्यादा इंक्रीज होगी और ये बहुत सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है 4 फ्रंट्स में काम करने के लिए। देयर आर 4 फ्रंट्स ऑन विच वी नीड टू डू वर्क। पहला है, उन्होंने कहा कि भैया सेल्फ रिलायंट बनो। सेल्फ रिलायंट बन लो मतलब कि इंपोर्ट को आप बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दो, इंपोर्ट आपको करना ही नहीं है ना। तो इंपोर्ट को हटाने की बात की गई है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा उन्होंने कहा है कि देयर इज अ नीड टू एक्सटेंड द एनबीएस मॉडल यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मॉडल टू यूरिया एंड अलाउ फॉर प्राइस रेशनलाइजेशन ऑफ यूरिया। तो हमको प्राइस रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है। मतलब कि ऐसा देखो, फार्मर्स को तो दिक्कत रहेगी प्राइस बढ़ने से, लेकिन हमको प्राइस रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना। कब तक हम अनलिमिटेड सब्सिडी तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कि भैया इंटरनेशनल प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करें कि अनलिमिटेड सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, फार्मर से कुछ ले ही ना, ऐसा नहीं कर सकते ना। हमको फार्मर से लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हमको ये रेशनलाइजेशन करने की भी जरूरत है। सब्सिडी का एक लेवल होना चाहिए जिसको क्रॉस भी नहीं करना चाहिए, इसका एक रेशनल फार्मूला होना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स निकालो। आप कंपोस्ट देखो, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देखो, बायो फर्टिलाइजर्स देखो, कंपोस्ट पिट का एग्जांपल देखो। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है। तो अल्टरनेटिव टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स करने की जरूरत है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया शुड पे अटेंशन फॉर इंप्रूविंग द फर्टिलाइजर एफिशिएंसी ऑल्सो। तो जो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एंड मतलब कि रादर दैन ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स वी नीड टू डेवलप सम नीड बेस्ड फर्टिलाइजर्स। मतलब ज़रूरत हो तभी आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी ऐसा नहीं कि वैसे फर्टिलाइजर लिया, यूरिया का बैग उठाया और छिड़क दिया पूरे फील्ड में, ये भी करने की जरूरत नहीं। वहां पे हमको एफिशिएंसी इंप्रूव करने की जरूरत है। दिस इज द ऑथर वांट्स टू से इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफी अच्छा आर्टिकल था। पाक टू अलाउ वीट ट्रांजिट टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान अलाउ करेगा इंडिया को, वीट भेजेगा, इंडिया भी वीट भेजेगा अफगानिस्तान के लिए। तो वहाँ पे जो क्राइसिस चल रही है उसको दूर करने के लिए इंडिया वहाँ पे वीट भेजना चाहता था और पाकिस्तान ने अब उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप हमारे रास्ते से भेज सकते हैं। इंडिया ने चाबहार का इसलिए सहारा नहीं लिया क्योंकि चाबहार पोर्ट में रूट बहुत सर्किटस था, मतलब सर्किट बहुत ज़्यादा लग रहा था। इस कारण से ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा लग जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ज़रूरी था कि पाकिस्तान हमको ट्रांजिट दे, और पाकिस्तान ने वो दे भी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली न्यूज है अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज सेज द रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है, ओके। ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। याद रखिए, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये नाम है रिपोर्ट का, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ये रिलीज की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। किसने रिलीज की है? इन दोनों चीजों को लिख लेना, है ना। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, और ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकाला कौन है? निकाला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने इसको निकाला है, ठीक है। तो अब इनका ये कहना है कि वाइल 20 कंट्रीज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, 7 कंट्रीज मूव्ड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। इनका ये क्या कहना है कि 20 कंट्रीज जहां पे अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ी, वहीं पे 7 कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ी है केवल। तो अभी ये हाल फिलहाल की बात बता रही थी। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें कि काफ़ी डेमोक्रेसीज आती हैं, दे आर इंक्रीजिंगली अडेप्टिंग द अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स। तो ये जो कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स अपना रही हैं। इन कंट्रीज में ब्राज़ील और इंडिया भी आती हैं। ब्राज़ील और इंडिया को भी उन्होंने रखा है। हालांकि ब्राज़ील और इंडिया अभी भी मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज में आता है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स अपनाई है। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज। तो ऐसी रिपोर्ट भी है ना। अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स बढ़ती जा रही है, हालांकि अभी भी हम मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज में आते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया है। दे हैव सीन कंसर्निंग डेमोक्रेटिक डिक्लाइन। तो यूएसए हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवेनिया हो गया, यहाँ पे भी काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये रिपोर्ट में मेंशन था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। Joint Parliamentary Committee retains the exemption clause, adopt the personal data bill।
तो पर्सनल डेटा बिल अभी तक कौन देख रहा था? तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसमें 30 मेंबर है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। 30 मेंबर्स की कमेटी थी जो कि इस बिल को देख रही थी, एनालाइज कर रही थी। अब एक्चुअली में मेन एनालिसिस हो रहा था, एक सेक्शन 35 है, क्लॉज 35 है इसका, डेटा प्रोटेक्शन बिल का। क्लॉज 35 बोलता है कि पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशन एंड फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन कंडीशंस में किसी भी एजेंसी को, इंडिया गवर्नमेंट की किसी कोई भी एजेंसी को एग्जेम्पशन दिया जा सकता है अंडर द डेटा प्रोटेक्शन बिल। एंड वो जो फिर एजेंसी रहेगी वो डेटा देख सकती है, वो प्राइवेट डेटा लोगों का एक्सेस कर सकती है। तो इसी के अगेंस्ट काफ़ी 6-7 मेंबर थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, जो इसके अगेंस्ट बोल रहे थे कि भैया ये बहुत गलत क्लॉज है, इससे तो राइट ऑफ प्राइवेसी हट जाएगा पूरी तरीके से। अब डिबेट होने के बाद ये नतीजा निकला है कि 22-23 मेंबर तो इसके फेवर में। उनका ये कहना है कि भैया अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगी, उसके पास पावर नहीं रहेगी, तो फिर इस तरीके से प्राइवेसी का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ रहनी चाहिए, एग्जेम्पशन का क्लॉज होना चाहिए। हाँ, हालांकि उन्होंने सबने ये ज़रूर कहा है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हर मैटर में यूज़ हो रहा है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। वहीं पे जो 6-7 मेंबर डिसेंट कर रहे थे इस चीज़ का, उन्होंने ये कहा कि भाई ये चीज़ आपको केवल और केवल पार्लियामेंट्री अप्रूवल या जुडिशियल अप्रूवल के बाद ये पावर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 6-7 मेंबर जिन्होंने अपोज किया पूरी तरीके से, उन्होंने ये कहा है कि ये क्लॉज अगर रहने हैं तो ये रहने भी केवल और केवल जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बाद ही चाहिए, अदरवाइज ये नहीं रहने चाहिए। वहीं पे बाकी ने कहा कि नहीं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 19 जो है उसमें भी 19(2) के अंतर्गत आपने देखा होगा कि वो कहता है कि आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। वहीं पे उन्होंने के.एस. पुट्टास्वामी का केस भी बोला कि राइट टू प्राइवेसी भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, वो कुछ कंडीशंस में उसको वो भी वायलेट हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ और डिसीजंस लिए गए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जैसे कि पहला रिकमेंडेशन था कि ट्रीट ऑल द पब्लिशर्स, जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको पब्लिशर्स के जैसे ट्रीट करना है। एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट दे होस्ट। यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये किया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट दे होस्ट। सेकंड, उन्होंने कहा कि अलाउ नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ऑपरेट इन इंडिया अनलेस द पेरेंट कंपनी हैंडलिंग द टेक्नोलॉजी सेट्स अप एन ऑफिस इन इंडिया। तो जब तक वो पेरेंट कंपनी अपना एक ऑफिस इंडिया में ना खोले तब तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंडिया में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि डेवलप एन अल्टरनेटिव टू इंडिजिनस फाइनेंशियल सिस्टम फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए अल्टरनेटिव इंडिजिनस फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है कि एक अल्टरनेटिव इंडिजिनस फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करना है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। फिर उन्होंने कहा सेटअप डेडिकेटेड लैब फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल द डिजिटल सर्विसेज। तो उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड लैब्स बनानी चाहिए फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल द डिजिटल सर्विसेज। डेडिकेटेड लैब बनाओ फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज, जितनी भी डिजिटल सर्विसेज उनके सर्टिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड लैब्स होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा अगर करना है, अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा होना है तो ए मिरर कॉपी ऑफ सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा इज मैंडेटरीली ब्रॉट टू इंडिया। तो अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा होना है तो उस डेटा की एक मिरर कॉपी जो होगी सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा की, वो मैंडेटरीली आपको इंडिया में एक कॉपी रखनी है। तो ये भी कुछ प्रोविजंस हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो ऑस्ट्रेलिया साइंस सबमरीन डील विद द यूएस एंड यूके। तो ऑकस आप सबको पता होगा ना, ऑकस। तो अब नेवल सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने एम्बार्क किया है ये नेवल प्रोग्राम, किसके साथ? यूएस और यूके के साथ किया है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि क्वाड और ऑकस के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि क्वाड अभी भी मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्लियर ओपनली मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहीं पे ऑकस जो है वो उसका क्लियर मिलिट्री वो भी है, मतलब डायमेंशन भी है। और आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये काउंटर करने का काम करेगी, किसको? चाइना को काउंटर करने का काम करेगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट स्कीम अनाउंस की है जिसमें कि पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और उसका मर्जर किया जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर किया जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे आपको थोड़ा सा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताना था। स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक होते हैं जो कि प्राइमरीली बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज सारी करते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो गया, लेंडिंग अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड सेक्शन को लेंडिंग भी करते हैं ये, तो मतलब उनके डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, लेंडिंग भी करते हैं टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन्स, टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टू द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज, इनको लेंडिंग भी करने का काम करते हैं। तो मतलब बैंकिंग एक्टिविटीज दो मेजर होती हैं, एक तो आपके डिपॉजिट्स रखना, दूसरा आपको लेंड करना, वो दोनों ही स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करते हैं। एंड रिस्ट्रिक्शंस इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन में नहीं रहता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। मिनिमम जो पेड अप इक्विटी कैपिटल रहता है वो 200 करोड़ का है ना, याद रखना कि 200 करोड़ का मिनिमम इक्विटी कैपिटल इनमें होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे मूव करते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं, जिसमें हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी 5 ईयर्स इन अ रो। तो इंदौर को 5वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी दी गई है। अब यहाँ पे कुछ ऑथर ने बताया कि कैसे ये निकाला जाता है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण है जो कि सैनिटेशन सर्वे है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसकी 2021 की रैंकिंग है, जिसमें जो सर्वे हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये किया था। अब इसमें कैसे करते हैं, लगभग 28 दिनों तक 28 लाख से ज़्यादा जियो टैग्ड फोटोज देखी जाती हैं सारी सिटीज़ की, 4.2 करोड़ सिटीजन्स का फीडबैक लिया जाता है एंड इसके बाद डिसाइड किया जाता है। तो इसमें सिटीजन्स का फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंदौर को अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट सिटी का अमंग द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख, एंड इसमें सूरत सेकंड रैंक पर है, फिर विजयवाड़ा थर्ड रैंक पर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सूरत सेकंड पे, विजयवाड़ा। बहुत सारी कैटेगरीज हैं वैसे, एक गंगा सिटीज़ की कैटेगरी भी है, गंगा सिटीज़ कैटेगरी में वाराणसी को टॉप अवार्ड मिला है, ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टेट्स में बात करें तो छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश भी आता है, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सर्विस लेवल प्रोग्रेस देखी जाती है, मतलब कि कितना कलेक्शन ऑफ गार्बेज है, कितना सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज है, सस्टेनेबल सैनिटेशन कितना है, डिस्पोजल की प्रोसेस क्या है ना। तो ये लगभग 40% मार्क्स इसी के होते हैं, 6000 मार्क्स टोटल होते हैं, 40% मार्क्स तो सर्विस लेवल इसके होते हैं, सर्विस लेवल प्रोग्रेस के होते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको ये देखा जाता है कि सिटीजन्स वॉइस एंड सर्टिफिकेशन देखा जाता है ना। इसको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस देखा जाता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कितना है। ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनको देखने के बाद डिसाइड किया जाता है। तो इसमें फिर इंदौर जो है वो फर्स्ट आया है। आंध्र प्रदेश कैपिटल कनंड्रम, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो 3 कैपिटल्स हैं उनके लिए एक बिल लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स का बिल ऑलरेडी है, आ चुका है, जिसका नाम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020, ठीक है, जिसमें विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल को, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल के रूप में अनाउंस किया गया था इस बिल के अंतर्गत। एंड दिस प्रपोजल विल रिप्लेस द एम्बिशियस प्लान ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी। तो तेलुगु देशम पार्टी इसके पहले प्लान लेकर के आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरावती को वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बनाएंगे, अमरावती को अकेले वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बनाएंगे। वहीं पे आंध्र प्रदेश की जो वाईएसआर गवर्नमेंट है, वाईएसआर रेड्डी गवर्नमेंट है, उसने ये बोला कि भैया, उन्होंने पहले एक कमेटी बनाई। वो कमेटी कौन बना रहा था, वो कमेटी थी केसी शिवरामाकृष्णन कमेटी, केसीएस कमेटी है, केसी शिवरामाकृष्णन कमेटी, ये लिख लो अपने नोट्स में, ऐड कर लो। तो केसीएस कमेटी, जिसको केसी शिवरामाकृष्णन कमेटी भी कहा जाता है, वो कमेटी बनाई गई। और वो कमेटी को बेसिकली ये बोला गया कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइवन डेवलपमेंट है अलग अलग रीजन्स का, उसको कैसे बैलेंस आउट किया जा सकता है। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन में था बेसिकली कि इस तरीके से मल्टी कैपिटल आपको बनाना है, एंड ये चीज़ उन्होंने उसमें किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाइल द गवर्नमेंट्स फार्मूला ऑफ 3 कैपिटल्स अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेड आइडिया,
द केसीएस कमिटी स्ट्रेस द डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया कि ये जो 3 कैपिटल का आइडिया है पार्टी का, वो एक इम्पोर्टेड आइडिया है, लेकिन केसीएस कमिटी ने जो रिकमेंड किया था, एक्चुअली वो रिकमेंड किया था डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट को, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट इन्होंने सजेस्ट किया था, जिसको कि इस फॉर्म में वाईएसआर गवर्नमेंट ने लिया है। और वही चीज़ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 3 कैपिटल्स हैं इसमें क्या है, एक तरीके से 3 कैपिटल तो इनका वैसा हो गया जैसे कि, अरे क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। इन्होंने ये कहा है कि ये वैसा ना होके रह जाए कि लोग कैपिटल कैपिटल खेलते रहें, लोग अपने अलग अलग रीजन्स बना लें और वहाँ पे बैठ जाएं, पावर स्पॉट्स बना लें। एंड इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट का आइडिया था, जो एक्चुअली में केसीएस कमिटी ने दिया था, वो कहीं मिस ना हो जाए। तो दैट इज़ द थिंग विच द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इन सारे एरियाज को लिंकेज में रखोगे, डेवलपमेंट का एक फ्री फ्लो करोगे, तब जा करके ये, एंड सबके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे रीजन्स में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो बेसिकली आपको ये देखना है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, एंड इंस्टीट्यूशंस को वो करना है, इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट भी देखने हैं आपको, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए आपको डेवलपमेंट करना है। ये सारी चीज़ें ऑथर ने इस आर्टिकल में बताई हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.